नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। पूरे देश में लोकसभा चुनावों की लहर चल पड़ी है और इसी के साथ हमारे अपने राज्य झारखंड में भी पहले चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इसी के साथ आने वाली 25 मई को राजधानी रांची में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस संदर्भ में आज हमारे साथ मौजूद है रांची लोकसभा सीट से लोक हिताधिकार पार्टी के प्रत्याशी श्री हरिनाथ साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे रांची लोकसभा के हमारे वोटरों को जोहार, नमस्कार जी। सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इस बार जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनसे आप जनता से वोट मांगने वाले हैं? हमारे मुद्दे सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। हमारी पार्टी का जो मूल मैनिफेस्टो मुद्दे हैं वो पिछले लगभग 1 वर्षों से लगातार हम लोग गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और वो मुद्दे आज भी वही है। चुनावी मुद्दा में भी वही है कि सामाजिक न्याय, असंख्य दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय मिले, सभी को बिना भेदभाव किए हुए समान व्यवस्था के साथ निःशुल्क शिक्षा, सभी स्तर का शिक्षा फ्री मिले, किसी भी बीमार व्यक्ति को अपने बीमार परिजनों को ठीक करने के लिए घर का पैसा नहीं लगाए, वो सरकारी खर्च पर सभी एक समान व्यवस्था में उसका इलाज हो। और इस राज्य और पूरे देश स्तरीय जाति जनगणना, हमने बार बार कहा इस चीज को कि समय की मांग है। अब मैं संवैधानिक तौर पर समानता की बात के तर्ज के पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा मूल मैनिफेस्टो में है। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो आज बेरोजगार युवा लोग हैं, जिस पर नौकरी पर किसी पार्टी चर्चा नहीं कर, उसको रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमारी पार्टी बिल्कुल जन सरोकार से जुड़ा हुआ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है वोटर पेंशन लागू कराना देश में, और साथ ही इस देश के अंदर और विशेष करके रांची लोकसभा क्षेत्र में आज सहारा इंडिया, पल्स इंडिया जैसे दर्जनों चीट फंड कंपनियां जो केंद्रीय एजेंसियां और केंद्र सरकार के संरक्षण में वो लाइसेंस इशू करा करके लंबे समय तक 10 वर्ष 15 वर्ष तक यहाँ लूटपाट मचाती है, बैंकिंग सेक्टर चलाती है। सारे सरकार के नज़र में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से उसके विज्ञापन होते हैं, रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। और जब जनता जो पढ़े लिखे कम होते हैं, जो आरबीआई का गाइडलाइन को नहीं जान पाते हैं, और सरकार के कई ऐसे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले सरकार के नुमाइंदे उसके ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, जगह समय समय पर उसके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनते हैं। मैं ऐसे आम जनता लोग को छलावा होता है कि भाई जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के सेलिब्रिटी लोग जब इसकी विज्ञापन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही भरोसेमंद कंपनियां हैं और इनके मुगालते में आकर के करोड़ों करोड़ रुपया कोई अपने बेटी के शादी के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए वो अपने गाढ़ी कमाई को रखता है और 20-25 वर्षों में लूट करके वो चला जाता है। जा करके वो सरकारी दामाद के सरकारी संरक्षण में, केंद्र की सरकार के संरक्षण में वो माने पनाहगार बन के बैठ जाते हैं। हमारे जो गरीब गुरबा दबे कुछ लोग हैं वो अपनी कमाई की मांग करते हैं तो ऐसे उलझा दिया था कोर्ट कचहरी में, तरह अपने ठगा मस करता है। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से अब बहुत लंबे समय से बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा धर्म की और जाति की तुष्टिकरण होता रहा है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ है। हमारी लड़ाई दबे कुचले वंचित शोषितों को सामाजिक न्याय और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है और समानता और संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जी, काफी सारे मुद्दों के बारे में अभी आपने बताया, पर क्या विकास एक अहम मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप झारखंड की राजधानी रांची की सीट से लड़ रहे हैं, तो क्या विकास एक अहम मुद्दा नहीं होगा? देखिए, विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो तो चलेगा, कोई भी सरकार बनेगी विकास करेगी। जो अगर विधायक को या सांसद को जो फंड आवंटित किया जाता है उस फंड को यदि अगर वो जमीन पर नहीं उतारेगा तो वो फंड वापस जाती है। तो वो तो एक चलने वाली, वो कोई मूल बहुत बड़ा एजेंडा की बात नहीं है। कोई भी सरकार बनेगी वो विकास करेगी, मैं भी विकास करूंगा। विकास तो मैं ऐसा, अगर भ्रष्टाचार रहित विकास की बात किया जाए तो निश्चित रूप से जो विकास आज वर्तमान में आप देख सकते हैं इसका डबल होकर विकास होगा। जो अपेक्षित विकास आज लोग, चूंकि लंबे समय से हमारी जनता
ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर कोई मान के चलिए 1 रुपया में 90 पैसा खा गया तो वो समझता है कि 10 पैसा ही मेरा हिस्से में आता है। अब उसी में से कोई सरकार आई यार उसको 20 पैसा दे दिया तो उसको लगता है कि बहुत ही ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन हकीकत देखा जाए तो 1 रुपया में 20 पैसा ही विकास हो रहा है, बाकी 80% वो भ्रष्टाचार का झोली में जा रहा है। हमारी सरकार बनेगी लोक हित अधिकार पार्टी तो निश्चित रूप से इस सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, तभी जा करके हम शिक्षा क्षेत्र में और महंगाई के क्षेत्र में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इसकी कार्य योजना हम लोग का पहले से ही बना हुआ है। आपने अभी विकास की बात कही और साथ ही साथ कहा कि राज्य में जो है वो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हम 10 साल पहले की राजधानी रांची की बात करें और अब 10 साल बाद की राजधानी रांची की तस्वीर देखें तो क्या कोई विकास नहीं हुआ है? क्योंकि जहां तक हम सभी जानते हैं काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, कई सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और भी कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो किस तरह से इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आप काम करेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि आप ऐसे समझिए कि आज से 20 साल पहले चले जाइए तो 20 साल पहले देखिएगा तो जो एक परिवार जो कृषक परिवार था या दिहाड़ी मजदूर परिवार था या छोटे मोटे, तो उसकी जो आर्थिक अवस्था था, जो उसका जो पारिवारिक अवस्था था वो बहुत दयनीय था। समय की गति बढ़ती जाती है, लगातार मेहनत करता है, परिश्रम करता है, फिर उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तरक्की आती है। तो ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि निरंतर चल पड़ गया। अब अगर आज से 20 साल पहले जाके देखिएगा तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्थिति है वो निश्चित रूप से आपको पूरा मिलेगा। एक समय कालखंड लंबा जब बीत जाता है, टैक्स बढ़ रहा है और इकोनॉमी बढ़ रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर में कई चीजें हमारे बीच में आ रही है, तो ये कहना कि पिछली सरकारें कुछ नहीं किया, वर्तमान सरकार बहुत कुछ किया, ये भी सही नहीं है। अब इसके बाद कोई सरकार बनेगी निश्चित रूप से इसे बेहतर करेगी, क्योंकि अब समय की मांग है, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदलाव हो रही है, वैज्ञानिक युग में पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्यों की प्रयोगशाला हो रही है, तो विकास होना है। और ये चीजें वर्तमान जो दिख रहा है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये जितनी दिख रही है इसका कम से कम 50 गुना ज्यादा दिखना चाहिए जो आज नहीं दिख रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर हम पहले हमको भोजन नहीं मिलता था एक टाइम में और अब अगर 2 टाइम मिल रहा है तो हम सलाद का और माने जो भी हमारा जो बेहतर हमको और कुछ मिलना चाहिए उसकी हम परिकल्पना नहीं कर पाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार आज से नहीं शुरू से रहा है और बदलते समय में भ्रष्टाचार कम होने के बजाय मैं कह सकता हूं कि यह और विकराल रूप लेते जा रहा है और बढ़ती जा रही है। जो गरीब जनता के लिए अगर विकास की बात अब किया जाए तो उस विकास में हमारा 80% आबादी कहाँ है? आज भी देख सकते हैं कि लोग अबुआ आवास का फॉर्म भर रहे हैं, आज भी 5 केजी चावल का मैंने लाल कार्ड बनाने पर मजबूर है, आज भी ग्रामीण सड़कें जर्जर अवस्था में है, आज भी सरकारी स्कूल की अवस्था पूरी तरह से चौपट है, आज भी बिजली के क्षेत्र में देखिए, किसी भी पीने की पानी के क्षेत्र में देखिए, तो जमीनी हकीकत और जो मीडिया में दिखाया जाता है वो बहुत अंतर, जमीन आसमान का फर्क है। हकीकत देखा जाए तो मैं ऐसे दर्जनों गांव आपको बता सकता हूं जहां पर आज भी पाषाण काल में जीने पर लोग मजबूर हैं, लोगों को चलने के लिए सड़कें नहीं है, शुद्ध पानी नहीं पी पा रहा है, अभाव है। आप बोलते हैं ना कि बोला गया था पिछली सरकार द्वारा 2022 में सभी को पक्का मकान देंगे, मैं चलिए हम दिखाते हैं ग्रामीण क्षेत्र, आज भी गांव में लगभग 50% खपरेल मकान में लोग जीने पर मजबूर है। तो कहने का मतलब है कि अगर शहर की तस्वीर को आप कुछ विकास की नमूनों को अगर आप कलेक्ट करके और उसको मीडिया के माध्यम से दिखाइएगा विकास का पैमाना, तो ये अलग बात है कि आप अपना एक एडवर्टीजमेंट के लिए कि हमारा सरकार बहुत ज्यादा विकास किया है। जमीनी हक अगर यदि विकास वास्तव में हुआ होता तो आज हमारे बाल बच्चे पुलिस की लाठी नहीं खाते रहते। आज 70% युवा वर्ग लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसके परिजन लोग 5 केजी 4 और अबुआ आवास के लिए मुहताज है, पीने की पानी के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से अपने माथा में ढोके पानी पीने पर मजबूर है, फिर किस विकास की आप बात कर रहे हैं? तो ये कहीं न कहीं एक छलावा है, विकास दिखा करके गरीब जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार करके एक आतंक का माहौल बनाने का एक बहुत बड़ा साजिश देश के अंदर चल रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मौजूदा समय में भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जो कि एक युवा चेहरा भी हैं वो भी मैदान में, तो इनसे किस तरह से कम्पीट करने वाले हैं आप? देखिए हमारा कंपटीटर किसी से नहीं है, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां का प्रत्याशी का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होती है। पार्टी का जो सिद्धांत है वो वही है जो कल तक था और इन पार्टी के सिद्धांतों से लोग उब चुका है। देश की आज़ादी हुए लगभग 76-77 वर्ष बीत चुका है, आज भी गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर सामंतवादी पूंजीपति लोग, कॉर्पोरेट लोग और अमीर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं एक राजतंत्र की ओर देश को धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मेरी कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा विचारधारा से लोग सहमत है, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। लोगों को अब शिक्षा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोग अपने स्वाभिमानी के साथ जीना चाहते हैं।
शिक्षा क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं और सामाजिक न्याय। अब सबको अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। सिर्फ मुट्ठी भर लोग शासन व्यवस्था में कब्जा रहे, लोकतंत्र के चारों स्तंभ में उन्हीं का वर्चस्व रहे, अब ये नहीं चलेगी। इसका एक कुलगुलान है, एक आंदोलन है हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी 2024 और 2029 की नहीं है, हमारी पार्टी एक आंदोलन है। ये जब तक यहाँ का दबे कुचले वंचित शोषित बहुसंख्यकों को न्याय नहीं मिल जाए, शिक्षा फ्री ना मिल जाए, रोजगार ना मिल जाए और चिकित्सा फ्री ना मिल जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लोकसभा की चुनाव 2024 ये शुरुआत है, इसकी आगाज है। आपने अभी कहा कि पुराने चेहरों से जनता जो है वो ऊब चुकी है, पर हम रोजाना देख रहे हैं कि झारखंड में तमाम जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो आए दिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो किया गया था झारखंड की राजधानी रांची में। दूसरी ओर कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो भी आए दिन झारखंड आ रहे हैं, राजधानी रांची आ रहे हैं, तमाम जो शोज है वो कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या लोकहित अधिकार पार्टी के पास भी कोई ऐसा स्टार प्रचारक है, या फिर उन स्टार प्रचारकों से लोकहित अधिकार पार्टी किस तरह से compete करेगी? देखिए, हमारे पास स्टार प्रचारक है ना, हमारे पास स्टार प्रचारक 140 करोड़ जनता है और लोकसभा के एक आम जनता है जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये मेरा स्टार प्रचारक है। आप देख सकते हैं मेरी सभाओं में कोई बड़े चेहरा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। कॉर्पोरेट लोग, ये इवेंट है उन लोग का, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए और आज वर्तमान की चुनाव देख लीजिए, उससे पहले की भी सरकारें देख लीजिए। तो ये लोग लूटपाट मचाता है राज्य के अंदर में, बोरा भर के पैसा रखता है, करप्शन का पैसा रखता है, इसी चुनाव की तैयारी के लिए करके अभी खरीदने बेचने का काम चल रही है। गरीब जनता को, असहाय जनता को, जो भूखा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको 10,000, 20,000, 50,000 तरह तरह की प्रलोभन दे करके अब ये ठगने का काम होगी। अब टीवी में, मीडिया में विकास की एक नई मॉडल तैयार किया जाएगा, जैसा भी मैं पहले बताया। तो एक छलावा है, एक धोखा है, हमारे कमजोर, हमारे गरीब, हमारे अशिक्षित जनता को मूर्ख बनाकर ठगने का। मैं आपके माध्यम अपील करना चाहता हूं राज्य की जनता को कि इन बहरूपियों का इस भीड़ को, इस भाड़े की भीड़ को देख करके प्रभावित नहीं हो। अपनी मूल समस्याएं हैं, शिक्षा का बात है, रोजगार का बात है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर है, उस पर फोकस करें। इस तरह का जुमलेबाजी, इस तरह का भीड़ की इवेंट ये लोग पहले भी करते रहा और इन्हीं धर्म का अफीम खिला करके हमारे बहुसंख्यक लोगों को मूर्ख बना करके वोट को ठगने का, पैसे के जिस साम दंड भेद बजा के लोग रहता है। अभी अगर जनता के लिए अगर स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय नेता अगर काम ईमानदारी से किए रहते तो क्यों जरूरत पड़ रहा है यहाँ देश की प्रधानमंत्री को आने का? क्यों पड़ रहा है जरूरत स्टार प्रचारक को लाकर कितनी भारी भरकम खर्च के द्वारा भीड़ इकट्ठा करने का? आज करोड़ों करोड़ रुपए को सभा करने के लिए लोग पैसा खर्च करके एक एक आदमी को हजार रुपया दे करके गरीब आदमी को उसके स्वाभिमान को खरीदने का जो काम हो रही है, क्यों जरूरत पड़ रहा है? अगर भाई साहब, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक काम किया है जनता का, तो अकेले क्यों नहीं आते हो मैदान में? फिर आपको क्यों ऐसा जुमलेबाजी और ऐसा नौटंकी करने का नौबत पड़ रहा है कि आप करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि ये लोग 5 साल कुछ करता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और धर्म का अफीम खिला करके लोगों को मूर्ख बनाता है। अब जब देख रहे हैं जनता मुद्दों पर बात करेगी तो ये लोग इतना भीड़ इकट्ठा करता है कि ताकि भीड़ देख के ही लोग चकाचौंध हो जाए कि नहीं जीत रहा है, कौन हार रहा है, उसको जिताना, इसको हराना है। क्योंकि हमारे लोग, अधिकतर लोग अशिक्षित है, राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, लोगों को आदत लग गया है गुलामी करने का, फ्री में खाने का। और ये एक बहुत गहरी साजिश, लंबी साजिश देश के अंदर में बड़ी पार्टियों द्वारा चल रही है, उसके खिलाफ हमारी आंदोलन, ये लड़ाई है। ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा आपसे कि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के चुनावों में जो है इस तरह की जो पार्टियां हैं, लोकहित अधिकार पार्टी जिस तरह से आपकी है, ऐसी तमाम जो पार्टियां हैं वो उभर कर आती हैं, पर जिस तरह से चुनावी लहर जो है वो समाप्त होते जाता है, उसी तरह से ऐसी जो पार्टियां हैं ये भी उसी लहर में बह जाती हैं। तो कि लोकहित अधिकार पार्टी किस तरह से अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को बचाने का काम करेगी? देखिए, कुछ पार्टियां तो ऐसी है जो समाप्त होती नहीं, उसको समाप्त कर दिया जाता है, चाहे उसके ऊपर दर्ज FIR करके गलत तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है। हमारे ऊपर भी बहुत तरह का प्रयास हो रही है, बट हमारी पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी रजिस्ट्रेशन है, केवल झारखंड और रांची लोकसभा की बात नहीं है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मजबूत है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है, हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय सुनील साहू जी काफी संघर्षशील और एक आंदोलनकारी, एक बहुत ही
संघर्ष और मेहनती है, इसलिए हम लोग कोई बिकाऊ नहीं है। हम लोग का चाहे जितना भी कोई प्रयास कर ले खरीदने का, हम बिकाऊ नहीं है। और जहाँ तक बात है हमारी राजनीतिक पार्टियों की तुलना का, तो हमारी ये पार्टी एक आंदोलन है। हम इस अलग अलग राज्यों में जो स्थानीय मुद्दों हैं, उन मुद्दों को लेकर के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी आज लगभग 11-12 राज्यों में इसका संगठन विस्तार की काम चल रहे हैं और झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई का उद्देश्य चुनाव में हार और जीत का नहीं है, बल्कि असंख्य दबे कुचले वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाना है, उसको अधिकार दिलाना है। इसलिए बाकी पार्टियां अवसरवादी जो होते हैं, जो पार्टी सिर्फ कुकुरमुत्ते की तरह जो सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, कुछ कमाई धमाई करने के लिए जनता को मूर्ख बना करके उसे धोखा दिलाते हैं, वैसी पार्टियां समाप्त होगी। जिसका नियत और नीति सही नहीं रहेगा वो तो समाप्त होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारी पार्टी ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए आया है। हमारी पार्टी सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसलिए बाकी पार्टी की बात बाकी जाने। हमारी पार्टी मजबूती से खड़ा है लोकसभा में, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा लागू ना हो जाए, जब तक जाति जनगणना करा करके सभी को समानता का अधिकार ना मिल जाए, वोटर पेंशन सहित जब तक सामाजिक न्याय के लिए सभी को आगे आने का अवसर, तब तक हम लड़ाई जारी रहेगी। तमाम रांची लोकसभा सीट की मतदाताओं के लिए क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे रांची लोकसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं मैंने जनता से मैं करवध प्रार्थना करना चाहता हूं कि बहुत समय बीत गया, बहुत समय हम लोग ने अपने गंवा दिया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के चक्कर में। कौन पार्टी जीत रही है, कौन पार्टी हार रही है, किसको जिता रहे, किसको हरा रहे। अब प्लीज आप लोग से विनती है कि आपने बाल बच्चों का शिक्षा के लिए, अपने बेरोजगार बैठे बेटा बेटियों की भविष्य के लिए, इस झारखंड प्रदेश को बचाने के लिए, यहाँ का मिनरल में अपना हिस्सेदारी के लिए, राजनीति में अपने बाल बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप लोग लोकहित अधिकार पार्टी को सपोर्ट कीजिए, सेव छाप को सपोर्ट कीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह सेव छाप है। ये दो ईवीएम मशीन रांची लोकसभा में लग रहा है। 17 नंबर सबसे, दूसरा मशीन के सबसे ऊपर में मेरा पहला क्रम में 17 नंबर में रहेगा। आप लोग सेव छाप को भारी मतों से विजय बनाएं और इस देश में अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ और निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा को समर्थन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका शुभकामना और प्यार और आशीर्वाद का अपेक्षा करते हुए अपनी बातों को अंत करते हैं। धन्यवाद। ये थी छोटी सी मुलाकात लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हरिनाथ साहू जी के साथ। हमने उनसे तमाम मुद्दों पर बात की, हमने उनसे विचारधारा के बारे में विस्तार से बात की। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।